फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोगों ने कवर अप किया था कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट आए, उसकी डिक्टेटरशिप आई, बट एट लास्ट वो खत्म भी हो गई और किस तरीके से फ्रांस के लोगों के अंदर नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो डेवलप हुआ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस तरीके से नेशनलिज्म यूरोप में बना, किस तरीके से लोगों का माइंड जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में इफ देयर वाज नो नेशनलिज्म देयर इज नो नेशन स्टेट। इफ देयर इज नो नेशनलिज्म देयर इज नो नेशन स्टेट। आज के डेट में जो जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये सब पहले क्या हुआ करता था, ये सारे जो भी कंट्रीज हैं वो सब पहले डचीज और कैंटोनमेंट्स में डिवाइडेड होते थे। कैंटोनमेंट्स मतलब स्टेट, जैसे इंडिया एक कंट्री है, उसके अंदर बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो उसी तरीके से कैंटोनमेंट्स हुआ करते थे उस वक्त। तो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड, जो आज प्रेजेंट डेट में हम लोग जिसको जानते हैं वो पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ डचीज और कैंटोनमेंट्स में डिवाइडेड रहते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हैब्सबर्ग एम्पायर से वैसा कोई एकदम मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ, नेशनलिज्म की जो डेवलपमेंट है वो यूरोप में कैसे हुई और क्या क्या कंडीशंस थे, इन सबको जानने के लिए हैब्सबर्ग एम्पायर इंपॉर्टेंट है पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। आज के डेट में हैब्सबर्ग एम्पायर कौन था, यानी कि आज प्रेजेंट जितने भी कंट्रीज हैं उसमें से पास्ट में हैब्सबर्ग एम्पायर हम लोग किसको बोले थे, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी के पार्ट्स को हैब्सबर्ग एम्पायर बोले थे। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स रहते थे। तो जब डिफरेंट रीजन्स रहते थे तो उसमें जाहिर सी बात है वेराइटीज ऑफ पीपल्स रहेंगे, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस वहां पे बोली जाएगी। तो क्या हुआ, एल्पाइन रीजन, ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर एक एल्पाइन रीजन होता था। एल्पाइन रीजन के अंदर टायरल हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, सदरलैंड हो गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज लाइक बोहेमिया, ये सब क्या करते थे ना कि जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। वहां पे जो मेजॉरिटी थी, वहां पे जो डोमिनेंस था वो जर्मन स्पीकिंग पीपल्स का था। जस्ट लाइक दैट इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी था। कहां पे, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया में। कहां पे क्या था, इटालियन स्पीकिंग पीपल्स। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, हंगरी में हाफ पॉपुलेशन जो था वो magyar बोलता था और हाफ पॉपुलेशन जो था वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डायलेक्ट्स को बोलता था। डायलेक्ट्स मतलब होता है डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि वहां पे जितने भी रीजन होते थे वहां के लोग, सारे लोग अपने अपने रीजन के लैंग्वेज को बोलते थे। चलिए, और गैलिशिया एक कैंटोनमेंट था वहां का, तो गैलिशिया में लोग पोलिश लैंग्वेज का यूज करते थे। इट मींस कि मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल थी वहां की वो पोलिश लैंग्वेज बोलती थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 डोमिनेंट स्पीकिंग पीपल देखा। कौन कौन सा, जर्मन स्पीकिंग, इटालियन स्पीकिंग एंड पोलिश स्पीकिंग। क्लियर है, तो ये जो 3 डोमिनेंट स्पीकिंग पीपल थे कहां पे, यूरोप में, डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट कंट्री के अंदर। तो इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें तो वहां पे और कौन रहते थे, पीजेंट्स का एक ग्रुप रहता था। और वो पीजेंट्स का जो ग्रुप है वो लोग भी इन तीनों में से कोई एक पार्टिकुलर लैंग्वेज नहीं बोलता था। वो लोग अपने डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग अपना रीजनल लैंग्वेजेस बोलना पसंद करते थे। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में हम लोगों ने क्या देखा कि हैब्सबर्ग एम्पायर यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो है आज के प्रेजेंट डेट में, उसके अंदर किस तरीके से डिफरेंट डायलेक्ट्स का यूज होता था। इट मींस कि डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस के यूज होते थे और वहां का जो डोमिनेंट लैंग्वेज होता था उसके अकॉर्डिंग और उसके अलावा
क्या क्या था वहां पे? पीजेंट्स के पीपल यानी कि पीजेंट का जो ग्रुप है वो मौजूद रहता था, जो अपना रीजनल लैंग्वेज बोलना पसंद करते थे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लो। Now, next we will start the topic the aristocracy and the new middle class. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स के बारे में और न्यू मिडिल क्लास के बारे में। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी कि राजा और उसकी फैमिली जो डोमिनेट होती थी, जिनका पावरफुल डिप्लोमेसी रहता था कंट्री में, जो वो चाहे वो हो जाता था। एक राजा मरता था तो नेक्स्ट राजा उसका बेटा ही बनता था। तो इस तरीके से हम लोग एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे और न्यू मिडिल क्लास यानी कि मिडिल क्लास जो हम लोग बोलते हैं उसका इमर्जेंस कैसे हुआ उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिस्टोक्रेसी के बारे में। किसके बारे में? एरिस्टोक्रेसी के बारे में। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता था? तो क्या होता था? ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री एंड टाउन हाउसेस। जो राजा होते थे, जो डोमिनेट लोग होते थे, वो क्या करते थे? उस कंट्री के बहुत सारे लैंड्स को ओन करके बैठे रहते थे, बहुत सारे टाउन हाउसेस को भी ओन करके बैठे रहते थे। उसके बाद वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। क्यों फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे? क्योंकि ताकि जो हाई सोसाइटीज रहती थी वहां पे वो लोग अपना सुप्रीमेसी दिखा सके कि हम लोग जो फ्रांस का जो लैंग्वेज है फ्रेंच हम लोग बोलते हैं, और इस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी रखते थे हाई सोसाइटीज में। ठीक है, कौन से लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद उसकी जो फैमिलीज, एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स की जो फैमिलीज हुआ करती थी, वो मैरिजेस के अकॉर्डिंग टाई अप होती थी एक दूसरे से। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग अपने ही जो वैरायटीज ऑफ पीपल्स होते हैं, तो हम लोग सबके साथ अगर शादी की बात करें तो हम लोगों की शादी नहीं होती है। अब हो जाती होगी, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था कि हाँ कास्ट के अंदर ही शादी करना है। तो उस वक्त की जो राजा की फैमिली हुआ करती थी वो मैरिजेस से कैसे टाई रहती थी? तो मैरिजेस से कैसे टाई हुआ करती थी? जैसे कि आप लोग क्लास 9th के चैप्टर में पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में, कि किस तरह से लुइस 16 का शादी हुआ था। तो वो जिस रानी से शादी किया था वो फ्रांस की नहीं थी, लेकिन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की थी, इसलिए उसकी शादी उससे हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उनका जो एरिस्टोक्रेसी है वो तो बढ़ गया, फ्रांस में भी बढ़ा, और जिस कंट्री के रानी से उसने शादी की उस कंट्री में भी तो उसका शासन फिर चलने लगेगा धीरे धीरे। तो इस तरीके से एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की जो बॉन्ड हुआ करती थी वो मैरिज से जुड़ी रहती थी। क्लियर है? उसके बाद जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी फ्रांस में, यानी कि जितने भी एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स हुआ करते, जितने भी राजा और उनकी जो भी फैमिली होती थी, और जो भी फ्रेंच बोलते थे राजा के परिवार में, उन लोगों का जो ये है मेजॉरिटी नहीं हुआ करते थे। वो लोग बहुत ही छोटे ग्रुप में पाए जाते थे, माइनॉरिटी में हुआ करती थी। तो भाई मेजॉरिटी किसकी हुई? तो मेजॉरिटी हो जाती थी पीजेंट्स की। ठीक है, तो माना कि उसका सुप्रीमेसी रहता था, एरिस्टोक्रेटिक पीपल का फ्रांस पे सुप्रीमेसी रहता था, लेकिन वो लोग मेजॉरिटी में नहीं थे। मेजॉरिटी में कौन था? तो मेजॉरिटी में पीजेंट्स के ग्रुप थे। चलिए, मेजॉरिटी में पीजेंट्स के ग्रुप थे। उसके बाद वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट में क्या होता है कि द बल्क ऑफ लैंड, जितने भी लैंड होते हैं वो स्मॉल ओनर्स के थ्रू ओन किए जाते हैं। और ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में क्या होता है कि जो भी लैंड होल्ड किया जाता है वो सर्फ्स के थ्रू कल्टीवेट किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था सर्फ्स किसको बोलते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया था सर्फडम्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि मान लिया ये एरिया है हमारा, ठीक है, इसको भी इससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे लैंड्स होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे लैंड्स होंगे। तो क्या होता था
कि इस लैंड के अंदर, यहाँ पे तो अपना चलो एक राजा बैठा है, उसके बाद हम सबके अंदर जो है वो पीजेंट, छोटे छोटे पीजेंट्स जो है वो काम करते थे और हर लैंड का एक लैंड ओनर होता था। तो ये जो छोटे छोटे पीजेंट्स काम किए ये हो गए सर्व्स, ठीक है, ये हो गए सर्व्स। और स्मॉल ओनर्स क्या हो गए, तो इस लैंड पे देखिए यहाँ पे जो भी स्मॉल ओनर्स काम करते थे तो यहाँ पे क्या हो गया, इन सबका एक अपना राजा हुआ करता था जिसके अंदर सर्व्स काम करते थे। तो वो सारे लोग, वेस्ट में क्या होता था कि डायरेक्ट जो स्मॉल ओनर्स हुआ करते थे वो लैंड होल्ड करते थे, ठीक है, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या होता था, सर्व्स लैंड होल्ड करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर वो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस से वो लोग टाई अप होते थे, फ्रेंच बोलते थे हाई सोसाइटीज में अपनी डिप्लोमेसी पाने के लिए, लेकिन उनका जो ग्रुप था, उनका जो सोसाइटी था वो मेजॉरिटी में नहीं था, माइनॉरिटी में था। तो मेजॉरिटी में कौन था, मेजॉरिटी में पीजेंट्स का ग्रुप था। अब वो पीजेंट्स के ग्रुप में भी डिवीजन हुआ करता था। वेस्ट में डायरेक्ट स्मॉल ओनर्स जो हैं वो लैंड होल्ड करते थे और ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में जो सर्व्स हुआ करते थे वो लैंड होल्ड का जो भी था वहां की जिम्मेदारी वो संभालते थे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मिडिल क्लास, मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ और आखिरकार मिडिल क्लास बोला किसको गया। क्लियर है, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, द नेक्स्ट वन इज न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास किसको बोला गया, तो हम लोगों ने एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेटिक किसको बोला गया वो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे न्यू मिडिल क्लास किसको बोला गया। तो न्यू मिडिल क्लास के इमर्जेंस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट मींस कि जो भी मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन होता था वो और कॉमर्शियल क्लासेस का इमर्ज होना, तो ये सारा कुछ इंडस्ट्रीज का बनना, तो ये सारा कुछ क्या आ गया अंडर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जितने भी लोग काम करते थे और जो भी एजुकेटेड हो चुके थे उस वक्त तक, जैसे बिग बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल पीपल्स हो गए और इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए जो इंडस्ट्रीज को ओन करते थे, तो वो सारे लोगों को बोला गया मिडिल क्लास। इट मींस द एजुकेटेड पीपल इज नोन एज मिडिल क्लास। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब न्यू मिडिल क्लास सबसे पहले कहाँ इमर्ज हुआ था? सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप में इमर्ज हुआ था। कहाँ पे, कौन से पार्ट में इमर्ज हुआ था? सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप में इमर्ज हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे वो स्लाइटली मूव किया ईस्टर्न की तरफ भी। जिस तरीके से अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप जो था वो माइनॉरिटी में था, मेजॉरिटी किसका था? पीजेंट्स का था। पीजेंट्स वेस्टर्न पार्ट्स में डायरेक्ट स्मॉल ओनर्स जो है वो लैंड होल्ड करते थे और ईस्टर्न पार्ट्स में सर्व्स क्या करते थे, उसके अंदर काम करते थे स्मॉल ओनर्स के अंदर। तो सबसे पहले जो स्मॉल ओनर्स हो गए वो अपना धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाए, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ गए, उसके बाद एजुकेटेड और धीरे धीरे और ज्यादा एजुकेटेड होने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वेस्टर्न पार्ट में सबसे पहले मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में भी मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ। तो मिडिल क्लास कैसे बना? मिडिल क्लास हम लोग किसको बोले? तो एजुकेटेड पीपल को बोले, बिग बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास। ठीक है, अब हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब तो अब आप लोगों को क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब भी आप लोगों को पता होगा। चलिए जिसको नहीं पता है सुन लीजिए, पता चल जाएगा। तो लिबरल प्लस नेशनलिज्म,
हम लोग यहाँ पे लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। लिबरल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से आया है। किससे आया है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिबर से आया है। लिबर एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। अब तो क्लियर होगा व्हाट डू यू मीन बाय लिबर। लिबर मीन्स फ्रीडम, फ्री। तो लिबरल नेशनलिज्म मीन्स कि चलिए ठीक है, वैसा नेशनलिज्म यानी कि लोगों के अंदर लिबरल नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, इसका मतलब वो होता था कि लोगों का क्या कहना था कि वी आर लिबरल, यानी कि हम लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए और सभी को इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलना ही चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी को मिलना चाहिए। सभी के लिए एक लॉ होना चाहिए और सभी इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलना चाहिए। तो लिबरल नेशनलिज्म ये जो आइडिया है वो 19th सेंचुरी में इमर्ज होता है, ठीक है, यूरोप के अंदर लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया। और इससे क्या होता है, जो नेशनल यूनिटी रहती है वो लोगों के अंदर और ज्यादा बढ़ जाती है। और मिडिल क्लास के लिए लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था? तो मिडिल क्लास के लिए लिबरल नेशनलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल। ठीक है, चलिए अब जो लिबरलिज्म है यानी कि जो लिबरल नेशनलिज्म की जो आइडिया है उसको हम लोगों को दो स्फीयर में पढ़ना है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर। हम लोग अब करेंगे, आप लोग यहाँ तक तब तक नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर। मैंने क्या बोला, लिबरल नेशनलिज्म को हम लोगों को दो स्फीयर में पढ़ना है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मैं फिर से समझा रही हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग फिर से देख लीजिए मिडिल क्लास का इमर्जेंस कैसे हुआ। तो मान लिया ये कंट्री है फ्रांस, ठीक है, ये कंट्री है फ्रांस। इधर क्या है? इधर एरिस्टोक्रेसी है, इधर एरिस्टोक्रेसी है, और इधर क्या है? इधर पुअर पीजेंट्री है, ठीक है, इधर पुअर पीजेंट्री है। एरिस्टोक्रेसी, इधर जितने भी पुअर पीजेंट्रीज हैं, एरिस्टोक्रेसी यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा? इसको क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। सीधी सी बात है, ये बड़ा है, मतलब औहदे में ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इसको एक्सप्लॉइट करेगा। बीच में क्या होता है? बीच में एजुकेटेड पीपल डेवलप हो जाते हैं, बिग बिजनेसमैन आ जाते हैं, और ये सारा कुछ यानी कि प्रॉपर्ली मिडिल क्लास का इमर्जेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता है। तो बीच में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटेड पीपल्स, बिग बिजनेसमैन, ये सारे लोग डेवलप होना स्टार्ट कर जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू मिडिल क्लास। तो इस तरीके से न्यू मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे कि न्यू मिडिल क्लास का क्या था कि इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए और इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब कि सबके सामने लॉ का जो भी यूज है, लॉ जो भी है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग पढ़ेंगे लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर। तो पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था? पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था कि वैसा गवर्नमेंट होना चाहिए जो लोगों के कंसेंट से बने, ठीक है, यानी कि लोगों से भी पूछा जाना चाहिए। पहले क्या था? एरिस्टोक्रेसी था, यानी कि एक राजा, मोनार्की सिस्टम, वो राजा मर गया तो उसी का फैमिली मेंबर, उसी का बेटा दोबारा राजा बनेगा। तो जब पॉलिटिकल स्फीयर यानी कि जब लिबरलिज्म आया तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेसी था उसका भी एंड हुआ कंट्री से, ठीक है। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जब लिबरलिज्म आया तो देयर वाज द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी होगा, इट वाज एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो
जब लिबरल नेशनलिज्म आया तो एरिस्टोक्रेसी का भी एंड हुआ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी बना। क्यों? क्योंकि उसका क्या डिमांड था, वो क्या चाहते थे कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो पीपल के कंसेंट से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लेकिन लाख पीपल के कंसेंट के थ्रू गवर्नमेंट बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, मिडिल क्लास इमर्ज हुए, लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम भी मिला, लेकिन फिर भी जो उनका इक्वालिटी बिफोर लॉ था वो फिर भी यूनिवर्सल सफरेज को बिलोंग नहीं करता था। उस वक्त भी सारे लोगों को राइट नहीं था वोट देने का। तो किसको राइट था? एक्टिव सिटीजन्स को राइट था। ये भी आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th के चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये था पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ लिबरलिज्म। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो। और हाँ, ये मैंने क्या बताया है? ये बताया मैंने कि मिडिल क्लास का इमर्जेंस कैसे हुआ था, उसके बाद मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म क्या था, उसकी आइडिया क्या थी और पॉलिटिकली उसका बैकग्राउंड क्या था। क्लियर है? चलिए आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर। तो इकोनॉमिक स्फीयर यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड हम लोग इसमें चीजें को देखेंगे। तो सबसे पहले लिबरल नेशनलिज्म यानी कि इकोनॉमिक स्फीयर में किस चीज का डिमांड हुआ? तो फ्री मार्केट पॉलिसी का डिमांड हुआ, यानी कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। ठीक है, फ्री मार्केट पॉलिसी का डिमांड हुआ। और ये बोला गया जो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, ये जो सामान है वो इधर से इधर नहीं जाएगा, उस रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया जाए। ये सारा किसका डिमांड था? न्यू मिडिल क्लास का। तो ये सारा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा न्यू मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी थी कि किस तरीके से उन लोगों को पॉलिटिकल चेंजेस चाहिए था और किस तरीके से उन लोगों को इकोनॉमिक चेंजेस चाहिए था। तो सबसे पहले उन लोगों का फ्री मार्केट पॉलिसी का डिमांड था। उसके बाद स्टेट रिस्ट्रिक्शंस जो था गुड्स एंड कैपिटल्स के मूवमेंट के ऊपर, उसको एबोलिश करवाना चाहते थे वो लोग। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े मिडिल क्लास को। ठीक है, इकोनॉमिक सेटअप को करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। किसको? जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुए थे उन लोगों को। चलिए, अब वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट का जो यूनिट होता था वो बहुत तरीके का था। तो वो लोग बोले कोई एक वेट एंड मेजरमेंट होना चाहिए। तो एल एक यूनिट माना जाता था वेट करने का। ठीक है, एल, दिस इज प्रोनाउंस एज एल। ठीक है, तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स और मेजरमेंट का यूनिट माना जाता था। तो उन लोगों का कहना था कि कोई एक मेजरमेंट रहना चाहिए ताकि सबके लिए इक्वल हो वो चीज भी। उसके बाद डिमांड उन लोगों ने क्या किया था? यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी का, कि हमारा जो टेरिटरी है वो एक अच्छे से बन जाए ताकि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना लगा पाए। इसके अंदर हम कहीं से भी कहीं पे भी गुड्स एंड कैपिटल्स का मूवमेंट करवा सके विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उसके बाद 1834 में जोलावेरन एक इकोनॉमिक करेंसी मानी जाती थी वहां की। क्या जोलावेरन क्या थी? जोलावेरन थी इकोनॉमिक करेंसी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों की एक करेंसी होनी चाहिए, सबका अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1834 में इसका इमर्ज हुआ। उसके बाद टैरिफ बैरियर्स, जितने भी बैरियर्स आते थे गुड्स एंड कैपिटल्स के मूवमेंट में, वो सारे बैरियर्स को बोला गया कि खत्म कर देना चाहिए, कोई भी बैरियर्स नहीं आना चाहिए। उसके बाद नेटवर्क्स ऑफ रेलवेज, एक रेलवे नेटवर्क बनाना चाहिए ताकि गुड्स और कैपिटल्स का जो मूवमेंट है, जो ट्रांसफर है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करना इजी हो जाए हमारे लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटिकल हो गया चाहे इकोनॉमिक हो गया, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है न्यू मिडिल क्लास का, वो एक वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स में लोगों में जाता है और इस तरीके से पीपल्स के अंदर नेशनलिज्म का जो भावना है और अच्छे से इमर्ज हो जाता है और अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि किस तरीके से
एरिस्टोक्रेसी आई, किस तरीके से न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर में क्या क्या डिमांड था और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे मिडिल क्लास के ऊपर, और एट लास्ट इन सब के कारण बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े मिडिल क्लास को। उसके बाद एक वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स फैल गया इसके अंदर, पीपल्स के अंदर, उस टाइम पे जितने भी क्राइटेरिया ग्रो हो रहे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पार्ट का मैं नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।